हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर के बारे में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जो हमारी बुक है एच सी वर्मा के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। अब कोलिजन पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे, इम्पल्स। असल में इम्पल्स एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है आपका लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, पर इम्पल्स कोलिजन के काम आता है। एक्चुअली कोलिजन को समझने के लिए इम्पल्स जरूरी है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसी चैप्टर में ले लूंगा, इम्पल्स को। तो अब हम इम्पल्स की शुरुआत कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो हम फोर्स को समझ लेते हैं। फोर्स किस तरह के होते हैं? फोर्सेस फोर्सेस को हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेस ऑफ ड्यूरेशन, तो लॉन्ग टाइम है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब द फोर्सेस विच एक्ट फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन। लॉन्ग टर्म मतलब दे एक्ट फॉर लार्ज ड्यूरेशन। अब जैसे ग्रेविटी फोर्स है, तो वो तो इस पे लग रहा है, पहले से ही लग रहा है, अभी भी लग रहा है, लगता ही रहेगा, हटेगा ही नहीं। वो दो चार्जेस एक दूसरे के सर्टेन पास रखे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते ही रहेंगे। अर्थ और मून एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो लगाते ही रहेंगे। मैं अगर जमीन पे खड़ा हूं तो मैं जमीन को एक नॉर्मल रिएक्शन यानी पुश कर रहा हूं, तो वो करता ही रहूंगा। मैं दीवार को धक्का दे देता हूं ऐसे, तो मैं दे रहा हूं, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म फोर्स। पर मैं अगर ऐसे मार देता हूं तो इट वाज अ शॉर्ट टर्म फोर्स। तो जो शॉर्ट टर्म फोर्सेज है वो कोलिजन में प्ले में आते हैं। दे कम्स इनटू प्ले while during collision। कोलिजन के दौरान ये प्ले में आते हैं फोर्सेस, ठीक है। अब ऐसे फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, दे कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, डिफिकल्ट टू मेजर। अब अगर इनको नापना मुश्किल है तो फिर करें क्या? इनकी शक्ल कैसी होती है? तो देखो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। देखिएगा बच्चों, मान लो यहां पे टाइम लिया, यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया, तो किसी इंस्टेंट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है, फिर बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद फिर घट जाता है, और फिर घट के 0 हो जाता है। मतलब यहां पे कांटेक्ट शुरू हुआ था t=0 पे, और t=t0 पे कांटेक्ट खत्म हो गया। जैसे मेरा हाथ इससे टकरा के अलग हो गया, तो एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए, वो कुछ मिली सेकेंड हो सकता है, उसके लिए ये कांटेक्ट में रहा। तो ऐसे फोर्सेस जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्सेस कहते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड इंपल्सिव फोर्सेस। और इंपल्स जो है वो किसी इंपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को कहते हैं। तो impulse is defined as, it is defined as the effect of an impulsive force। अब आप कहेंगे कि सर किसी बॉडी पे अगर इंपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो करेगा क्या? तो जैसे एक कार दूसरी कार को टकराई, तो टक्कर में हुआ क्या? तो हुआ ये कि मोमेंटम ट्रांसफर हुआ।
मतलब जो चलती हुई कार थी, मान लो वो रुकी से टकरा गई, तो जो चलती हुई थी वो तो थोड़ा कम हो जाएगी उसकी स्पीड, और जो रुकी हुई थी वो चल पड़ेगी। तो जब ये इंपल्सिव फोर्सेस प्ले में आते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरी बॉडी में। तो अब इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स। इट मींस इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड। द इफेक्ट मींस मोमेंटम ट्रांसफर्ड। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि फोर्स तो वेरिएबल है ही है, तो किसी इंस्टेंट पे इस फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। सपोज करो कि इस फोर्स की वैल्यू यहां पे, ये इंस्टेंट है t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू t, और यहां पे फोर्स की वैल्यू है F। ये वैल्यू F0 मान लेते हैं, पीक वैल्यू है ना। और इसके जस्ट बगल में, जस्ट पास में, समझ रहे हो बच्चों, एक दूसरा इंस्टेंट है t2 इज इक्वल टू t प्लस dt, और ये इतना पास है कि फोर्स की वैल्यू F ही मान सकते हैं हम लोग, है ना। और ये जो पट्टी है, इस पट्टी की चौड़ाई dt हो गई, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर इस पट्टी की चौड़ाई dt है, तो अगर मैं F को dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पट्टी का एरिया आ जाएगा। तो F इंटू dt इस पट्टी का एरिया आ गया, और उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो एक टर्म आएगी, और वो होगी इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया। उस मतलब F और dt, F एक फिजिकल क्वांटिटी है, dt भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उनको मल्टीप्लाई करने से फोर्स इंटू टाइम हो गया। तो फोर्स इंटू टाइम मोमेंटम होता है एक्चुअली, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो उससे आएगा मेरा टोटल चेंज इन मोमेंटम। यही इंपल्स होता है। सो दिस इज इक्वल टू इंपल्स। तो अब इंपल्स जो है वो एक तरीके से एरिया अंडर एफ टी ग्राफ हो गया, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अब आप कहेंगे कि सर ये जो ये एफ डी टी है, ये चेंज इन मोमेंटम कैसे है? तो चलिए हम बता देता हूं। देखिए, एफ का फॉर्मूला डीपी बाई डी टी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब एफ इंटू डी टी का जो फॉर्मूला हो गया वो डीपी हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर t0 तक, और यहां पे हम लिख देंगे pi से लेकर pf तक। तो ये 0 से t0, अब ये तो इंपल्स ही हो गया, इसका p आ गया और लिमिट आ गई pi से लेकर pf तक। तो इंपल्स इज इक्वल टू pf माइनस pi, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द इंपल्स। होपफुली आपको समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। कि इंपल्स हम निकालते कैसे हैं। तो इंपल्स की कई डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, लगे हाथ। अब देखिए, ये जो फोर्स है ना, ये वेरिएबल फोर्स है, तो इसकी पीक वैल्यू आपको पता है। मान लो आपको इसकी एवरेज वैल्यू पता लगानी है, तो जैसे वी एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, वी एवरेज वो होता है 0 से लेकर t0 तक v dt कर दो, और फिर उसको 0 से लेकर t0 तक dt से डिवाइड कर दो। मतलब देखा जाए तो 0 से लेकर t0 तक f v dt कर दो और डिवाइडेड बाय t0 कर दो। तो अगर ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम सिखाते हैं v dt, मतलब एक्चुअली ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, किसी गिवन टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ठीक वैसे ही एफ एवरेज का क्या फार्मूला आ जाएगा? एफ एवरेज का फार्मूला आ जाएगा 0 से लेकर t0 तक
एफ डी टी डिवाइडेड बाई 0 से लेकर टी नॉट तक डी टी। तो जब आप इसको करेंगे तो ये तो इम्पल्स हो गया और ये आपका टी नॉट हो गया। तो देखा जाए तो इम्पल्स क्या हो गया, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू में टाइम हो गया। तो मान लो हम 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं जिसमें कि हमें इंटीग्रेशन हमने नहीं सिखाया है, तो अब हम उनको क्या पढ़ाएंगे इम्पल्स के बारे में। तो हम उनको ये कहेंगे कि देखो बेटा, जब कोलिजन होगा तो फोर्स वेरिएबल होगा पर उसकी कोई ना कोई एक एवरेज वैल्यू होगी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्पल्स आ जाएगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। हम 9th के बच्चों को यही सिखाएंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब जहां पे फोर्स का मतलब है एवरेज फोर्स जो लगा है बॉडी पे, और टाइम का मतलब वो टाइम जितने टाइम तक बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रही, जितने टाइम तक उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। पर ये डेफिनेशन जो है ना, मतलब इसमें एवरेज फोर्स है, वो एवरेज फोर्स तो नाप ही नहीं सकते ना। हाउ कैन वी से कि भाई देखो ये ग्राफ है, ग्राफ भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, इधर छोटा है उधर बड़ा है, और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू इजीली। तो अगर नहीं आ सकती तो, लेकिन डेफिनेशन जरूर है कि भाई इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू में टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इंपल्स क्या है ये आपको समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन में देता हूं इंपल्स को समझाने के लिए। क्वेश्चन, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ of a ball of mass 4 kg. Calculate the impulse acting on the ball at part 1 at t is equal to 4 seconds, पार्ट 2 है t is equal to 10 seconds। ये है, हमें इसमें इंपल्स निकालना है। तो देखिए ये टाइम हो गया, ये फोर्स हो गया, फोर्स नहीं पोजीशन x। सो द ग्राफ इज लाइक दिस। तो ये हमको दिया है 4, ये 10, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में है और पोजीशन यहाँ पे मीटर्स में है, और ये वैल्यू है 36, ये 0 है, 0 दोनों का है, मतलब ये पॉइंट 0 मीटर भी है और 0 सेकंड भी है। अब देखो, तो पहले करते हैं पार्ट 1। टू कैलकुलेट मोमेंटम impulse at t is equal to 4 सेकेंड। तो अब हम इसमें ना बहुत ध्यान से करेंगे। एक टाइम हम लेंगे t is equal to 4 माइनस, तो वेलोसिटी एट t is equal to 4 माइनस। अब आप कहोगे सर ये 4 माइनस का क्या मतलब है, तो 4 माइनस का मतलब है t is equal to 4 से जस्ट पहले। t is equal to 4 माइनस मीन्स जस्ट बिफोर t is equal to 4, t is equal to 4 से जस्ट पहले। ऐसे t is equal to 4 प्लस का मतलब होगा मीन्स जस्ट आफ्टर t is equal to 4 प्लस। तो t is equal to 4 के जस्ट बाद जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं 4 प्लस।
तो अब देखिए 4 माइनस, तो 4 माइनस में जो स्लोप है ना वो ये है, बेसिकली t इज इक्वल टू 4 पे स्लोप बदल रहा है। तो जब भी किसी एक्स ग्राफ का स्लोप अचानक से बदल जाएगा तो वहां पे इंपल्स लगेगा। तो कितना है स्लोप, तो देखो हाइट अपॉन में बेस होता है स्लोप, तो 36 अपॉन में 4 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड है। समझ रहे हो बच्चों? अब तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 प्लस निकाल लेते हैं। तो अब देखो ये 36 से वेलोसिटी 0 हो गई और ये 6 सेकंड का इंटरवल हो गया। क्यों हो गया 6 का इंटरवल? क्योंकि t इज इक्वल टू 4 एक इंस्टेंट है, t इज इक्वल टू 10 दूसरा इंस्टेंट है, तो दो इंस्टेंट के बीच का जो गैप है वो इंटरवल होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 माइनस 36 है डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे क्या था 36 माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी 36, इनिशियल 0, तो ये आ गया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो इंपल्स होता है ना, इंपल्स एट t इज इक्वल टू 4 है ना, का मतलब होता है मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब p फाइनल का मतलब होता है मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 4 प्लस, यानी 4 के जस्ट बाद का मोमेंटम, और p इनिशियल का मतलब होता है 4 के जस्ट पहले का मोमेंटम। तो बॉडी थी 4 किलो की, तो बाद का जो मोमेंटम हुआ वो हुआ 4 इंटू माइनस 6, और पहले का जो मोमेंटम हुआ वो हुआ 4 इंटू 9। तो दिस इज माइनस का 24 एंड दिस इज माइनस का 36, सो द आंसर इज माइनस का 60 न्यूटन सेकेंड इसके यूनिट हो जाएंगे। इंपल्स के यूनिट न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो आप, केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो न्यूटन सेकेंड इज गुड क्योंकि फोर्स इंटू टाइम से डेफिनेशन आ रही है। तो हमने पता लगा लिया कि जो t इज इक्वल टू 4 पे इंपल्स पड़ा है वो माइनस 60 है, बॉल पे जो इंपल्स पड़ा है। अब ये बॉल मान लो दीवार से टकराई, तो दीवार से टकराई तो दीवार पे जो इंपल्स पड़ेगा वो प्लस 60 पड़ेगा, मतलब जितना इंपल्स बॉल पे पड़ेगा उसका इक्वलेंट अपोजिट इंपल्स जो है वो दीवार पे पड़ेगा, यानी उस बॉडी पे पड़ेगा जिससे टकराई है। अब ये टकराई होगी निश्चित रूप से, तभी तो इसका एक्स ग्राफ बदला है अचानक से, तभी तो इसकी वेलोसिटी अचानक से +9 से -6 हुई है, नहीं तो क्यों होता है ऐसा? समझ गए बच्चों? तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब हमारा अगला पार्ट शुरू होता है। तो हमें इंपल्स कैलकुलेट करना है t इज इक्वल टू 10 पे, तो हम वेलोसिटी 10 प्लस से जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालेंगे। 10 माइनस मतलब 10 से जस्ट पहले की वेलोसिटी, तो 10 से जस्ट पहले की वेलोसिटी तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी ना। कौन से फॉर्मूले से? देखो जो, क्योंकि स्लोप तो बदला ही नहीं है, तो जो वेलोसिटी क्या कहते हैं मतलब 10 पे है वही 10 से पहले वही 10 के बाद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो 0 माइनस 36 बाई 6 यानी कि माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 के जस्ट बाद, क्योंकि स्लोप तो बदला ही नहीं है ना, तो ये जो एंगल थीटा है जितना है उतना ये भी एंगल थीटा है, तो फर्क थोड़ा ही है। तो जब ग्राफ का स्लोप ही नहीं बदला तो वेलोसिटी 10 से जस्ट पहले भी 6 और 10 बाद भी 6 है, तो अब यहाँ पे भी हम -6 डालेंगे, तो माइनस ऑफ -24 तो +24 हो गया ना। फिर तो आंसर क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। तो कहने का मतलब t इज इक्वल टू 10 पे कोई इंपल्स पड़ा ही नहीं है। समझे बच्चों? क्योंकि स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ठीक है, स्लोप में परिवर्तन आएगा तभी तो इंपल्स लगेगा। तो t इज इक्वल टू 10 माइनस का मतलब है 10 से जस्ट पहले की वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू 10 प्लस का मतलब है 10 के जस्ट बाद की वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तो कुल मिला के t इज इक्वल टू 10 पे कोई इंपल्स नहीं है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे एक्स ग्राफ के बजाय वीटी ग्राफ बना सकते हो। तो अगर आप इसका वीटी ग्राफ बनाते तो आपको कैसा ग्राफ मिलता? तो देखो इसी चीज का मैं वीटी ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कैसा ग्राफ बनेगा। देखो बच्चों, अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं तो वीटी ग्राफ बनेगा इसका ऐसा, ये हो गया टाइम,
ये हो गई वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो ये 4 सेकंड है, ये वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में है, और ये आपका टाइम है जो कि सेकंड्स में है। ये मान लो 10 है। तो अब आप देखो ध्यान से कि t इक्वल टू 0 पे से मोशन हम शुरू करते हैं, वेलोसिटी हमें अचानक से पता लगता है कि 9 है। फिर वेलोसिटी यहाँ पे 9 से, देखो ग्राफ टूटा हुआ है, टूटे हुए ग्राफ में वेलोसिटी अचानक 9 से कितनी हो गई, 9 से वेलोसिटी अचानक से बदल के -6 हो गई, है ना। तो अगर वेलोसिटी 9 से बदल के -6 हो जा रही है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे तो इम्पल्स पड़ा ही है। तो देखा जाए तो अगर आप वीटी ग्राफ बनाओगे तो इम्पल्स उस जगह पड़ता है जहाँ पे वीटी ग्राफ टूटा हुआ होता है। तो अगर वीटी ग्राफ ब्रोकन है तो इम्पल्स लगेगा, और वीटी ग्राफ ब्रोकन नहीं है तो कोई इम्पल्स नहीं लग रहा। समझ रहे हैं बच्चों? सो देयर इज नो इम्पल्स एक्टिंग। अब t इक्वल टू 10 पे देखो, क्या वीटी ग्राफ ब्रोकन है? द आंसर इज नो, कोई टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहीं से अचानक इसको ऊपर बना देता फिर ब्रोकन होता, तो ब्रोकन है ही नहीं ना t इक्वल टू 10 पे। तो t इक्वल टू 10 पे वीटी ग्राफ ब्रोकन ही नहीं है, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर 10 भी -6 है, जस्ट आफ्टर 10 भी -6 है। सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड्स, सो देयर इज नो इंपल्स एक्टिंग एट t इक्वल टू 10 सेकंड्स। समझ आ गया बच्चों? तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देते हैं। देखो क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second and it is hit by a hockey stick से इसको हिट किया गया फ्रॉम बैक। अब बैक का मतलब हम ये मानते हैं कि एक इंसान आगे भाग रहा है तो पीछे से हिट कर दिया गया, तो इसका मतलब उस पे जो फोर्स पड़ा है वो मोशन की डायरेक्शन में ही पड़ा है। एंड द वेरिएशन ऑफ फोर्स इज शोन इन द डायग्राम, है ना। जो फोर्स का वेरिएशन है वो डायग्राम में शो किया गया है। देखो ये फोर्स है जो कि किलो न्यूटन में है और ये ग्राफ है, ठीक है। मान लो ये 4 सेकंड है और ये 10 सेकंड है, और ये एक्चुअली सेकंड नहीं है, टाइम जो है वो मिली सेकंड में है, और ये फोर्स की वैल्यू है 6। समझे बच्चों? और अब हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो देखिए, तो बॉल 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही थी और बैक से उसको हिट हुआ, मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब हमें ये बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ना एरिया लेना पड़ेगा इसका। तो एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो इंपल्स होता है। सो लेट अस कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स I is equal to एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अब एफ है 6, तो 1/2 इंटू में 6000, और बेस है आपका 10 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो न्यूटन है तो ये 1000 हो गया, और ये आपका मतलब मिली सेकेंड है तो 10⁻³ आ गया। अब ये 3 जीरो इससे चली जाएंगी,
ज्यादा अच्छा होता मैं इसको ऐसे लिखता 6 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर प्लस 3 वाली टर्म 10 की पावर माइनस 3 से गायब, 6 का 3 30 आ गया, तो इम्पल्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन सेकंड हो गया बच्चों। सो दिस इज द इम्पल्स विच इज एक्टिंग। अब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू m जो कि 0.5 है इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल जो कि 10 है, तो ये 30 है, 30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू में v फाइनल माइनस 10, 0.5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 60 आ जाएगा, तो इसका मतलब 60 इज इक्वल टू v फाइनल माइनस 10, यानी कि यहां से पता चलेगा कि v फाइनल इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें पता लगा लिया कि हॉकी लगने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी वो 70 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप इट इज फाइन और ये आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो दूसरा क्वेश्चन देता हूं। तो इन अ क्रिकेट मैच अ बॉलर है ना थ्रोज अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg towards a batsman with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 72 आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस स्पिनर टाइप की बॉल हो गई। एंड the batsman hits it towards the bowler such that the variation of force is shown in the diagram. अब फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ये 4 ही है पर ये 12 है, ठीक है, या ये 5 है। एक्चुअली इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कितने मिली सेकेंड है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब देखो अब हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू हाइट हो गई 20 इंटू 10 टू द पावर 3 और बेस हो गया हमारा 12। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू गेट 10 इंटू 12 120। तो अब की बार ये 120 आ गया बच्चों, ठीक है। अब जो यहां पे आप आई लिखोगे तो 120 लिखोगे, पर इनिशियल वेलोसिटी को ना 10 नहीं लिखोगे, 20 भी नहीं लिखोगे, -20 लिखोगे। और वो इसलिए क्योंकि इंपल्स जिस दिशा में एक्ट कर रहा है ना वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। या तो आप इंपल्स को नेगेटिव लिखो, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव। अगर आप इंपल्स को पॉजिटिव लिख रहे हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बस अब देखो ये तो 240 आ गया, तो 240
इज इक्वल टू वी एफ प्लस 10 प्लस 20। तो यहां से आप कह सकते हो वी एफ इज इक्वल टू 220। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क को महसूस करो। फर्क ये है कि एक केस में हॉकी का गेम था, हॉकी में आमतौर से बॉल पे जो हिट किया जाता है वो उधर ही हिट किया जाता है जिधर बॉल चल रही हो, मतलब इनिशियल मोशन की डायरेक्शन में हिट किया। इसमें क्या है कि बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है सामने से, बैट्समैन आगे से फोर्स लगाता है और बॉल जाती है बॉलर की तरफ। तो बेसिकली द बैट्समैन हिट्स इट टुवर्ड द बॉलर की तरफ इसने फेंक दिया। तो कहने का मतलब फोर्स की और इनिशियल वेलोसिटी की दिशा अपोजिट है। तो इसलिए इसमें यहाँ पे v फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसा कर दो, आप ये मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव ही है पर इंपल्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट लग गया। तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस 120 और ये भी माइनस 120। तो अब अगर आप यहाँ पे माइनस ही लगाओगे, इधर माइनस है लेकिन, है ना, सो दिस विल बिकम माइनस का 240 एंड दिस इज माइनस का 20। सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 220। फाइनल आंसर अब नेगेटिव आने का मतलब ये है क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी को प्लस 20 लिया है, तो जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी की दिशा है ना, फाइनल वेलोसिटी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए माइनस आया। तो मुझे लगता है आप समझ गए। दो तरीके हैं करने के, या तो इंपल्स को नेगेटिव ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव। तो जब आप इंपल्स को नेगेटिव और इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब आपने जिस डायरेक्शन में बॉलर बॉल फेंक रहा है उसको पॉजिटिव माना है और फाइनल वेलोसिटी उसके अपोजिट आई है। इसका मतलब जो फाइनली बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है। समझ गए बच्चों? तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। तो क्वेश्चन ये है, अ बॉल is moving, a ball of mass 2 kg is moving with a velocity of 5 I cap plus 12 j cap meter per second, and it strikes with a ball so that after the collision के बाद its velocity becomes minus 3 I cap plus 4 j cap meter per second. Find impulse imparted by the ball on the ball, on the frictionless ball. मतलब मान लो कि जो बॉल है वो फ्रिक्शनलेस है, अब इस पर कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। तो सॉल्यूशन में ये है बच्चों कि impulse, let I is impulse on the ball, बॉल पे इंपल्स। तो जो बॉल पे इंपल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल होगा, इज इक्वल टू चेंज इन
मोमेंटम ऑफ द बॉल, है ना, बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो देखो बॉल का मास है 2 kg और उसका शुरुआती वेलोसिटी इतनी है और फाइनल वेलोसिटी इतनी है। तो मान लो मैं आई वेक्टर बोल देता हूं इसको, है ना, तो आई वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू में v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, है ना। ये I जो है वो इम्पल्स ऑन द बॉल आएगा, हमें बताना है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, तो बस वो माइनस I हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए I इज इक्वल टू m इज टू v फाइनल इज माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और v इनिशियल 5i कैप प्लस 12j कैप, है ना। अब जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये 4 प्लस का और 12 माइनस का, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो इम्पल्स की वैल्यू आएगी 2 कॉमन माइनस का 8i कैप माइनस का 8j कैप, है ना। माइनस 8 वी कैन टेक कॉमन, तो माइनस 16 इंटू में i कैप प्लस j कैप। दिस इज द इम्पल्स ऑन द बॉल। तो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, impulse imparted by the ball on the ball is equal to minus I। अब ये वैसे ही है जैसे फोर्स का जो तीसरा नियम है ना, न्यूटन का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फॉर एवरी इम्पल्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स ऑन द बॉल। तो ऑन द बॉल निकालेंगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट होगा माइनस I, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 इंटू में i कैप प्लस j कैप। दिस इज द इम्पल्स, समझ आया बच्चों, 16 i कैप प्लस j कैप। तो अब अगर कोई कहे कि आल्सो कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो चलिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं। तो अब देखिएगा लॉस इन के, हालांकि उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, है ना। तो लॉस का मतलब हुआ के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना। वैसे तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर मैं के फाइनल माइनस के इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो जब हम पहले ही लॉस लिख चुके हैं तो इसका मतलब हमें पता ही है कि भाई एनर्जी तो घट ही जाएगी। या तो हम लॉस ना लिख के चेंज लिखें, तो चेंज जब नेगेटिव आएगा तो फिर हम कहेंगे कि इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है। तो के इनिशियल कितना है, तो 1/2 इंटू में, अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है ना वो है 13, क्योंकि x कंपोनेंट 5 है, y कंपोनेंट 12 है, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 यानी कि 169, तो 169 का अंडर रूट 13। तो देखा जाए तो 2 kg मास है और ये 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 इंटू में 2 इंटू में। अब फाइनल स्पीड है 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और सम करेंगे 25, उसका अंडर रूट लेंगे 5 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो ये 169 है और ये 25 है, तो दिस गिव्स मी 144 जूल। सो दिस इज द लॉस। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना। और फिर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे 13 लिखूंगा, ठीक है। तो ये 25 लिखूंगा और ये 169 लिखूंगा और आंसर माइनस में आएगा। अब जब चेंज माइनस में आएगा तो हम कहेंगे ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि एनर्जी लॉस हो गई। तो 2 तरीके हैं करने के, या तो ऐसे कर लो या ऐसे, क्योंकि इसमें आंसर माइनस में आ गया तो फिर आप कंक्लूड करोगे कि इसका मतलब एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम ये देखेंगे कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कैसे निकलेगा? तो देखो, मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये वॉल हो गई। अब वॉल ने जो इंपल्स लगाया था तो वो ऐसे आया था 16 इंटू में आई कैप प्लस जे कैप। तो वॉल तो फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस वॉल जो है ना वो केवल नॉर्मल रिएक्शन लगा सकती है। तो दिस वाज द इंपल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल। तो ये यूनिट वेक्टर हुआ नॉर्मल टू द वॉल। अगर इस डायरेक्शन में हमें वेक्टर लिखना है ना, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप विद माइनस साइन, है ना, माइनस कॉमन बाई रूट 2। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया नॉर्मल टू दी वॉल। समझे? मतलब देखा जाए तो ये जो वेक्टर हुआ, ये वो वेक्टर हुआ जो कि बॉल के नॉर्मल के अलोंग हो गया। तो अब हम यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर होगा 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये कुछ ऐसे होगा 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप, है ना। तो देखा जाए तो ये ना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई, है ना, देख रहे हैं बच्चों, इसी को तो हम आई बोलते हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अगर वॉल को हम मिरर की तरह से देख लें, तो वॉल अगर मिरर हो गई तो ये वॉल का नॉर्मल हो गया, क्योंकि वॉल का नॉर्मल है ना जिस डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर दो वेक्टर हमें पता है और हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, तो वो बस उन दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट से ही होता है। तो बेसिकली जैसे cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है a डॉट b बाई मॉड a इंटू मॉड b। अब a की जगह तो हम u डाल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी जगह हम n कैप डाल देंगे डिवाइडेड बाई u मॉड, है ना, ऐसे हो गया बस, क्योंकि n कैप का तो 1 ही हो गया। तो u कैप बाई n कैप हो गया एक तरीके से देखा जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू u कैप बाई n कैप। अब u कैप क्या है, तो इसको डिवाइड बाई 13 कर दो, तो ये u कैप हो गया। समझ गए बच्चों? और ये n कैप हो गया। तो n कैप और u कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो cos थीटा दे देगा आपको। समझे ना? क्योंकि a डॉट b, a की जगह u डाल दो तो और n b की जगह n डाल दो, तो n का तो मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करके क्या होगा, वैसे u बाई u वेक्टर बाई u, तो u कैप हो गया। तो cos थीटा cos i यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ये आ गया जी। ठीक है बच्चों, अब कर लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। देखो, तो cos i की वैल्यू आ जाएगी, ये i के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि वो i कैप वाला i नहीं है, i फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला i है। ठीक है, जैसे रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो cos i इज इक्वल टू हो गया u कैप इज इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 5 प्लस 12 17 हो गया, 17 बाई 13 रूट 2, 17 बाई 13 रूट 2। सो 13 रूट 2 डेफिनेटली 17 से बड़ा होगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो एक तरीके से i की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 17 बाई 13 रूट 2। अब ऐसे ही मान लो कोलिजन के बाद ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये r हो जाएगा एंगल, है ना, और अगर ये r हो गया तो फिर ये भी r हो गया, है ना। देख रहे हैं बच्चों? अब आप देख सकते हो ये r हो गया, पर ये वेक्टर जो है ना ये v नहीं है, ये v है तो ये माइनस v है। समझ गए बच्चों? माइनस v कैप। तो माइनस v कैप के और n कैप के बीच का जो एंगल होगा ना वो r होगा। तो अब आप लिख सकते हो सेम मेथड से कि cos r इज इक्वल टू, तो cos r इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो cos r इज इक्वल टू माइनस का v कैप डॉट n कैप, है ना। अब देखो v कैप की वैल्यू क्या है, ये v है, तो माइनस का v कैप की वैल्यू हो जाएगी -3 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाई 5, और माइनस तो था ये i कैप प्लस j कैप बाई रूट 2। अच्छा, माइनस लिया मैंने उसमें डॉट प्रोडक्ट में, नहीं लिया माइनस। cos i जो है ना हमारा cos i, तो
कॉस आई की वैल्यू आएगी एक्चुअली माइनस का 17/√13√2। उसमें माइनस में भूल गया था, इसमें एक माइनस ये भी था ना, ये माइनस मल्टीप्लाई का माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बस। ठीक है बच्चों, क्योंकि भैया माइनस वी कैप भी लेना है। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं लूंगा तो माइनस के 3 और प्लस के 4, तो 1 बचेगा, तो 1/5√2। सो दिस इज कॉस आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 1/5√2। अब जो भी आंसर आएंगे वो रहेंगे, हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमने तो आपको ट्रिक बता दी कि भाई आई और आर कैसे निकलेंगे। तो एन कैप जो है ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में बॉल ने इंपल्स इम्पार्ट किया, मतलब ठीक है ना, दीवार का नॉर्मल। एक तरीके से दीवार का नॉर्मल हमें इधर लेना चाहिए, तो ये माइनस एन कैप हुआ है ना। चलो जान दो जो भी है, मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप वो दिशा है जिस डायरेक्शन में बॉल ने इंपल्स इम्पार्ट किया था, ठीक है ना, मतलब बॉल पे इंपल्स लगा था। तो बॉल पे इंपल्स, एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, जिस डायरेक्शन में इंपल्स जो है वो बॉल पे लगा, इंपल्स ऑन द बॉल, वो तो ये दिशा रहेगी ना दीवार का फोर्स। हाँ ये प्लस रहेगा बच्चों, ये प्लस रहेगा, तो ये वाला आंसर माइनस आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, फाइनल आंसर माइनस में आएगा। और वो वाला जो है ना सही था। तो इनिशियल जो मैंने किया है, क्योंकि ये एन कैप वो है जिस डायरेक्शन में बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, तो बॉल दीवार पे फोर्स इधर को लगाएगी, बॉल, समझे। तो प्लस तो हमारा ये आया था ना, इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, समझे कुछ। आई होप इट इज फाइन। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आई और आर भी आ गए, मैं एक और करके दिखा देता हूं क्वेश्चन। देखो दोबारा से समझते हैं, किसी को समझते हैं दोबारा से। जैसे ना आई ये है इंपल्स इम्पार्टेड, इंपल्स ऑन दी बॉल है ना, ऑन दी बॉल, बॉल पे जो इंपल्स लगेगा, तो बॉल पे जो इंपल्स लगेगा वो जाएगा आपका 2 इंटू में -3i + 4j -5i -12j। सो दिस कम्स आउट टू बी -16 इंटू में i + j। तो ये वो दिशा है जिसमें, जिस दिशा में बॉल पे फोर्स लगा। तो बॉल अगर ये दीवार है तो ये वो दिशा है ना, दिस डायरेक्शन इज 16 इंटू में i कैप + j कैप। हालांकि इसी डायरेक्शन को हम n कैप कह सकते हैं, n कह सकते हैं ना, मतलब n कैप की दिशा यही होगी। असल में क्या होता है, दीवार का जो नॉर्मल है ना वो दीवार के परपेंडिकुलर लेते हैं हम लोग। अब परपेंडिकुलर इधर को भी ले सकते हैं, उधर को भी ले सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको पलट दूं तो ये फोर्स इधर को आ गया, तो इधर को जो दिशा हुई वही 16 इंटू में i कैप + j कैप। अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो आएगा 16√2, 16√2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बन गया तो 16 तो कट गया, बस √2 रह गया। तो इसको मैं n कैप बोल रहा हूँ। n कैप ये वो दिशा हो गई, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो इंपल्स ऑन दी बॉल था, ये वो दिशा हो गई जिस दिशा में इंपल्स ऑन दी बॉल है। दिस इज द इंपल्स ऑन दी बॉल, तो इंपल्स ऑन दी बॉल, तो कुल मिला के अब ये सही दिशा होगी, तो इसमें माइनस नहीं लगाना है। तो यहां से मान लो ये जो है ना यू कैप हो गया। अब देखो ये एन कैप है, तो मुझे तो आई एंगल चाहिए ना, तो यू कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बस। तो cos i इज इक्वल टू यू कैप डॉट एन कैप। तो यू कैप आ जाएगा 5i + 12j डिवाइडेड बाई 13 है ना, और ये तो है ही आपका i कैप + j कैप बाई √2 है ना। तो ये आ गया 17/13√2। तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स
17/13√2। ये निश्चित रूप से 1 से छोटा आएगा, हम इसको एंगल को निकाल सकते हैं कितना है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटर चाहिए बस, और क्या है। अब देखो r, तो r जो है ना वो डिसाइड होगा इससे, मतलब ये मेरा माइनस का n कैप है, समझ रहे हो, और ये मेरा v कैप है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो r हुआ ना बच्चों, ये r हुआ। तो cos r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos r will be v cap dot n cap with माइनस साइन, ठीक है। अब देखो n कैप ये ले रखा है हमने पहले से ही, v कैप ये है, तो माइनस का 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5 तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो समझ ही गए होंगे आप, इनटू में n कैप इज i कैप प्लस j कैप बाई √2। तो देखो माइनस का 3 था, तो माइनस के 3 और प्लस के 4, तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 का माइनस साइन, तो ये माइनस का 1/5√2 आ गया। सो दिस इज द cos r, ऐसे हो गया। तो जो r है वो नेगेटिव है, नेगेटिव आने का मतलब ये जो एंगल होगा है ना, अगर r नेगेटिव होता है तो ओके ना, भी नेगेटिव, तो बस ये असंभव वाली बात है, मतलब r नेगेटिव हो नहीं सकता एक्चुअली, तो ये तो क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली है ना, आना इसको पॉजिटिव ही चाहिए था, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रखी है। क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब 90 से बड़ा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से बड़ा होगा, नहीं होगा ना दीवार से, ऐसे कैसे 90 से बड़ा हो जाएगा। और 90 से बड़ा होगा तभी cos r नेगेटिव होगा, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है बच्चों, ये कोलिजन असंभव है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ और केस बताते हैं। देखो एक काम करते हैं, इसी को और एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो कि ये ऐसे हो गया है ना, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और z एक्सिस ऐसे है बाहर की तरफ। तो मान लो कि एक बॉल यहाँ पे टकराती है ऐसे, है ना, तो टक्कर के समय इसका एंगल है ये 30 डिग्री, और ऐसे ये चली जाती है, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, है ना। 30 को छोटा बनाना पड़ेगा ना, 30 जैसा लगना भी तो चाहिए। और मान लो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये 30 है, 30 और टक्कर के बाद की वेलोसिटी मान लो 15√2 है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एनालिसिस करना है बस। तो चलिए देखते हैं, एक सेकेंड और रुक जाओ बस, थोड़ा सोच लो मैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। मान लीजिए ये v है, हमें v फाइंड करना है, ठीक है। सपोज करो v वी हैव टू फाइंड, ओके, फाइंड v, क्योंकि अगर मैं v पहले दे दूं बाद में पता चले कुछ और आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हम इधर को लेते हैं, ठीक है बच्चों, इधर। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 हो गया, फिर तो ये 30 cos 30 हो गया, है ना। और एक कंपोनेंट इधर को लेंगे तो ये 30 sin 30 हो जाएगा, है ना।
तो ध्यान से सुनेंगे कि अगर ये दीवार, मान लो ये वॉल है, अगर ये वॉल फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, तो वॉल के पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर वॉल के पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वॉल के पैरेलल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बदलेगा नहीं। तो मतलब ये वाला कंपोनेंट एक्चुअली 15 है, तो ये कंपोनेंट 15 ही रहना चाहिए, 15। अब ध्यान से देखो, ये 60 का एंगल है तो ये भी 60 हो गया ना फिर। तो v का ये वाला कंपोनेंट v sin 60 हो गया, तो इसका मतलब v sin 60 इज इक्वल टू 15। इधर v sin 30 है तो v sin 30 इज इक्वल टू आपका v sin 30 इज इक्वल टू 15। तो इधर v sin 60 इज इक्वल टू 15। तो v इज √3/2 डिवाइडेड बाई 15। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 30/√3। तो 30 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो √3 इंटू √3 इंटू 10 है ना, डिवाइडेड बाई √3। ये कट गया, तो v की वैल्यू 10√3 आई। वही ना, वो गड़बड़ हो गई थी, मैं जो 15√2 लिख दिया था। तो v की वैल्यू यहाँ पे 10√3 आएगी, समझे कुछ नहीं। तो अब आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो पूरा फुल तरीके से। वो हमारे फॉर्मूले जो है ना, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u को एज अ वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, इफ आई राइट u एज वेक्टर फॉर्म, तो u वेक्टर इस तरफ हो गया, ये 30 यूनिट का वेक्टर हो गया। तो इसका x कंपोनेंट हो गया 30 cos 30 y कंपोनेंट, और ये हो गया 30 sin 30। तो इनिशियल वेलोसिटी u को आप लिख सकते हो 15, क्योंकि 30 sin 30 15 हो गया, 15 i कैप, और cos 30 √3/2 होता है, तो 15 i कैप माइनस 15 √3 j कैप। ये आपका u वेक्टर हो गया। अब u कैप क्या हो गया, तो u कैप हो गया आपका, बस इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 15i माइनस 15 √3j डिवाइडेड बाई 30। तो u कैप आ गया आपका 1/2 i कैप एंड माइनस √3/2 j कैप, ये u कैप आ गया। अब v वेक्टर को देखो, तो v वेक्टर का जो x कंपोनेंट है ये है और y कंपोनेंट ये है। हाँ, तभी तो उसमें x कंपोनेंट भी बदल रहा था, मतलब ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट v वेक्टर, तो v वेक्टर हो गया हमारा 15 i कैप। अब देखो 10√3 का cos कंपोनेंट, तो cos कंपोनेंट होता है आपका 1/2 cos 60, तो 5√3 हो गया प्लस 5√3 j कैप, है ना, समझे कुछ। अब v कैप कितना आ गया, तो v कैप आ गया जी आपका 15i प्लस 5√3j डिवाइडेड बाई 10√3, क्योंकि 10√3 है ना मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर 225 और ये 5√3 का 75, तीनों का जो सम होगा 300 जो है वो 10√3 का स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो कि v कैप की वैल्यू हो गई आपकी 2/3/2√3, या फिर √3/2 कर दो सीधा, √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, है ना, ये हो गया। अब देखो n किधर को लिया था, तो ये था ना मेरा n कैप, तो n कैप जो है वो माइनस y एक्सिस हो गया, n कैप इज माइनस j कैप। तो मैंने cos i का क्या फॉर्मूला लिया था, तो cos i इज इक्वल टू u कैप डॉट n कैप, समझे। और वो cos 30 आना चाहिए, तो cos 30 इज √3/2, तो √3/2 आना चाहिए। देखो जब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो √3/2 आ गया ना, देख रहे हो, माइनस का √3/2 और माइनस का 1, सो cos i इज इक्वल टू √3/2, यानी कि i इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया फर्स्ट क्लास। अब cos r का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस का v कैप डॉट n कैप, तो माइनस का n कैप तो j हो गया, तो j को इससे ले लेंगे, ठीक है, तो j डॉट j 1/2 आ गया। तो cos r इज इक्वल टू 1/2, तो दिस गिव्स मी r इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो जो हमने फॉर्मूले डिराइव करे थे वो बिल्कुल सही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बच्चों? बस एन कैप का मतलब है कि वो दिशा जिस दिशा में बॉल ने दीवार पे इम्पल्स दिया है। एन कैप इज द डायरेक्शन in which momentum is imparted by the ball on the ball, by the ball on the ball, बॉल पे बॉल द्वारा मोमेंटम तो इधर ही को लगाया जाएगा ना। जैसे क्या होता है ना कि जब हम ये पढ़ते हैं क्या बोलते हैं प्रेशर वाला एक्सप्रेशन, तो प्रेशर में दीवारों पे लगातार जो है ना मॉलिक्यूल टकराते रहते हैं, तो दीवार पे नॉर्मली तो फोर्स लगाएंगे वो। तो ये वो दिशा है जिस दिशा में गैस के मॉलिक्यूल दीवार पे फोर्स लगाएंगे, तो दीवार पे फोर्स दीवार के अलोंग लगाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में वो इंपल्स इंपार्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएंगे। तो ऐसे समझ लो, द डायरेक्शन इन विच मोमेंटम इज इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल। अब जब किसी बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल है तो बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों बॉल की तरह से जो लगातार दीवारों से टकरा रही हैं, तो दीवार समझ गए, दीवार को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं वो। तो होपफुली आप लोग समझ गए, ठीक है, नोट कर लीजिए।